सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब के टॉप 50 क्वेश्चंस। और इन टॉप 50 में ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्ब एडवांस्ड और जो आपकी बेसिक वर्ब होती है यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट कवरेज वर्ब की आपको मिल जाएगी इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। अच्छा चैप्टर रहता है ये और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आपके एग्जाम में आते रहते हैं। मॉडल्स का हम अलग से पार्ट रखेंगे, तो वो या तो मिसलेनियस वाले पार्ट में रखेंगे क्योंकि मॉडल्स में उतने क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बट यस इस क्लास में मॉडल शामिल नहीं है तो उसको थोड़ा सा हम अलग से मतलब कवर कराएंगे। वो उसके लिए एक बार प्लान करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे कवर करना है उसको। ठीक है, बाकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। ऑलरेडी आपका हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, नाउन ये चैप्टर्स कवर कर लिए। आज आपको ये वीडियो मिल रही है और कल के दिन ही आपको टेंस की क्लास भी मिल जाएगी और टेंस के जस्ट अगले दिन ही आपको जो आपका मूड एंड कंडीशनल होता है उसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो अब आने वाले कुछ टाइम में आपको बहुत ही रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस मिलेंगी और रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस मिलने का मतलब ये कि अगले लगभग 10-12 दिन के अंदर आप पाओगे कि कंप्लीट जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, साइक्लोन एम्फन रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेंसडे, लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेवास्टेशन अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट। अब मेरे भाई जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको इसमें एरर बताना है तो फटाफट से एक बार खुद से भी मार्क करने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या एरर इसमें होगा। अच्छा ये भी बता देता हूँ कि ये कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि फाइनाइट के पहले नॉन फाइनाइट के बाद में, सब मिक्सड है क्योंकि जब पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं तो आंसर करना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। अब देखो कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन अगर आपको डील करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, सो साइक्लोन एम्फन आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है। एक साइक्लोन का नाम है, एम्फन इसीलिए ए बी कैपिटल रखा है हमने यहाँ पे। रोड आपकी वर्ब है, ये V2 है यानी कि ये पास्ट की किसी घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। और कहाँ पे रोड किया, सो इनटू एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि रोर करने का मतलब है दहाड़ते हुए आना, क्योंकि वो एंट्री कर रहा है, मोशन है इसीलिए इनटू का यूज हमने यहाँ पे किया है। और कहाँ पे मोशन के साथ में हुआ है, वेस्ट बंगाल में। और कब आया है तो प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग कराएंगे, डे डेट वगैरह के लिए ऑन आता है तो ऑन वेंसडे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आगे आपकी एक वर्ब लिख दी लीव। अब लीव क्या होती है, V1 होती है मेरे भाई। देखो अगर ये V1 है तो या तो हो सकता है ये प्रेजेंट का टेंस दिखाए, या फिर V1 को हम यूज करते हैं टू के बाद में, तो यहाँ तो ना तो टू है तो टू तो नहीं आ रखा है तो यहाँ पे V1 वैसे सही नहीं है। या फिर हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस दिखाने के लिए, लेकिन हमारा टेंस तो पास्ट का है। और अगर हम इसको टेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं तो एक ये वर्ब और एक ये वर्ब, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है ना तो ये इन्फिनिटिव बन पा रहा है, ना कोई मॉडल वगैरह यहाँ के बाद में जिसकी वजह से हम यहाँ पे V1 लगाएं, और ना ही ये टेंस से जोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे केस में अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि एक हमने V2 यहाँ पे पहले लगाया है, दूसरा V2 हम यहाँ पे लगाते हैं और लेफ्ट लिखते हैं। लेकिन क्योंकि अगर दो वर्ब को हमें जोड़ना है तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हमें एंड का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोन एम्फन रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेंसडे एंड लेफ्ट बिहाइंड। तो लेफ्ट आपकी वर्ब हो जाएगी, बिहाइंड एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ ट्रेल ऑफ डेवास्टेशन। पूरी डेवास्टेशन की एक मतलब कहानी छोड़ के चला गया है ना। ठीक है, कहां पे तो अक्रॉस एक प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ लार्ज एरिया, और कहां का एरिया था, ऑफ प्रेपोजिशन है द स्टेट। द स्टेट यानी कि जिस स्टेट का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल, उसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लीव की जगह पे लेफ्ट लिख सकते हैं। अब सिर्फ ये इतना नहीं है, ये तो आप कहोगे सर ये तो कंजंक्शन का क्वेश्चन बना, लेकिन यहाँ पे ना बात कुछ और भी है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, जहां पे एक फुल क्लॉज होती है उस पूरी की पूरी क्लॉज को रिड्यूस करके, यानी कि कंजंक्शन प्लस वर्ब, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, छोटा करके इसको किस में लिख सकते हैं, पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं सर पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल दो होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अगर आपका सेंस है एक्टिव सेंटेंस का तो आपका पार्टिसिपल आता है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपका सेंस है पैसिव तो आपका पास्ट पार्टिसिपल आता है जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड लेफ्ट कंजंक्शन प्लस वर्ब, खास करके कंजंक्शन एंड ही आता है या कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे
ये तो लेफ्ट है, लेफ्ट कौन कर रहा है, कौन लीव कर रहा है, तो आपको M1। इसका मतलब एक्टिव सेंस है, तो इसको रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक पार्टिसिपल लीविंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे क्या आ सकता है, आप पाओगे कि लेफ्ट की जगह पे हम लीविंग भी लिख सकते हैं, तो ये पार्टिसिपल का यूज है। सो साइक्लोन एम्फन रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेंसडे लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेवस्टेशन। लीविंग बिहाइंड, ये छोड़ते हुए। समटाइम्स ये पार्टिसिपल आपका होता है ना, ये मैनर को भी बताता है, किस तरीके से कोई काम किया गया, तो उसको भी बता देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैंने लिखा कि आई सॉ अ मैन हु वॉज हेल्पिंग या हु हेल्प्ड द पुअर। तो ये पूरा क्या है, हु वॉज हेल्पिंग। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिड्यूस करके किसमें ला सकते हैं, हम इसकी जगह पर सिर्फ हेल्पिंग भी कह सकते हैं। आई सॉ अ मैन हेल्पिंग द पुअर, तो यानी रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में एक चीज और आ सकती है कि क्या सर यहाँ पे टू लीव नहीं लिख सकते थे हम, भाई लीव तो लिखा हुआ है, टू और लगा देते तो टू लीव नहीं हो सकता था। जब हम 2+V1 की बात करते हैं तो 2+V1 आपका क्या बनता है, तो आप जानते हैं इसको इन्फिनेटिव कहते हैं हम। अगर इसको इन्फिनेटिव कहते हैं तो इन्फिनेटिव के जो 2-3 मेजर फंक्शन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला, इन्फिनेटिव सामान्यतः कुछ वर्ब का ऑब्जेक्ट बन पाता है, हर एक वर्ब का नहीं, कुछ वर्ब का, खास करके जो फ्यूचरिस्टिक एक्शन को दिखाती हैं, वांट हो गया, नीड हो गया, जो इस प्रकार की वर्ब होती हैं। दूसरा, इन्फिनेटिव आपका समटाइम्स पर्पस दिखाता है, काफी दिखाता है। सबसे ज्यादा यूज जो इन्फिनेटिव का होता है ना, वो पर्पस के लिए होता है, ठीक है। सो पर्पस के लिए होता है। जैसे आई वेंट देयर, वाई, क्यों गया, टू मीट राधिका, तो पर्पस है ये। तो क्या यहाँ पे पर्पस हो सकता है, साइक्लोन एम्फन रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेंसडे, वाई, क्यों रोड किया था, उसका पर्पस था कोई, वो ये साइक्लोन है, साइक्लोन कोई पर्पस के हिसाब से काम थोड़ी नहीं करेगा, ये तो नहीं बन सकता है। समटाइम्स आप पाओगे कि इन्फिनेटिव्स का यूज हम एडजेक्टिव्स और नाउन्स को डिफाइन करने के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। अ प्लान टू सक्सीड, एक प्लान है और प्लान क्या करेगा, आपको सफल बनाएगा, ठीक है। तो प्लान टू सक्सीड ऐसे करके बोल देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव का सेंस नहीं बन सकता किसी भी तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लीविंग। आप लीविंग ना लिख के क्या लिख सकते हो, एंड लेफ्ट लिख सकते हो। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा, तो आप पाओगे कि सर जो ए पार्ट है ना आपका, इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दे वर लेड इन द सन द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। जैसे आप देखोगे, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वर आपकी क्या है, वर्ब है, और लेड आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स का मतलब है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और आपका बी बेस फॉर्म, बीइंग आईएनजी फॉर्म, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बी के बाद में समटाइम्स हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो कभी बी के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देते हैं। B+V3 जो है ना, वो पैसिव सेंस देता है हमेशा, क्या देता है, पैसिव सेंस। और बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है, ठीक ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे, वर है, बी की फॉर्म है, लेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है ये तो पैसिव बना। तो देवर लेड इन द सन, क्या उनको सन में लिटाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि उनको सन में लिटाया गया था, कोई व्यक्ति सन में लेटा हुआ होता है। तो एक आपकी वर्ब होती है ले, जो कि होती है ट्रांजिटिव। एक आपकी वर्ब होती है लाई, जो कि होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये जो ले है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही लेड होती है। ये जो लाई है, इसकी सेकंड फॉर्म तो अपने आप में ले है, और इसकी थर्ड फॉर्म लेन है। आपने ये चीज ध्यान भी रखेंगे, मैं जब भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स आपको पढ़ाता हूं तो ये मैं याद करवाने के लिए तरीके भी बताता हूं आपको। ये जो इंट्रांजिटिव वाली वर्ब है ना, इनमें आप पाओगे कि सेकंड फॉर्म तो एकदम अलग ही तरीके से काम करती है, और थर्ड फॉर्म सामान्यतः एन से बनती है। और जो ट्रांजिटिव वाली होती है ना, कंफ्यूजिंग वर्ब्स के लिए बता रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ ये जो कंफ्यूजन वाली वर्ब्स हैं, इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं और डी से बनती हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक आपकी जैसा पेयर ये है, वैसा ही पेयर आपका एक क्या होता है, ये तो ले और लाई वाला पेयर हो गया। एक होता है फेल और फॉल वाला। फॉल आपकी इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है इसीलिए उसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है, यानी अलग है, और थर्ड फॉर्म फॉलन होती है, यानी एन से बन रही है। लेकिन फेल जो कि ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेता है, गिराना,
उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है जो कि फेल्ड होती है। ऐसे ही एक आपकी राइज और रेज होती है। अगर हम राइज देखें जो कि इंट्रांजिटिव है तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, यानी अलग तरीके से बनी है, और थर्ड फॉर्म होती है रिजन। क्या होती है? रिजन, यानी कि एन से बनी है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वाला है ना, रेज, उठाना किसी चीज को, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है जो कि होती है रेज्ड। ठीक है। सिमिलरली आपका एक वर्ब होता है अराउज, ठीक है, और एक होता है अराइज। अराइज इंट्रांजिटिव है, इसीलिए सेकंड फॉर्म है अरोज और थर्ड फॉर्म है अरिजन, एन से बन रहा है। और अराउज आपकी ट्रांजिटिव है तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं, वो होती है अराउज्ड, डी से बनने वाली हैं। तो आप इस तरीके से याद करने का ना इनको प्रयास किया करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको ना याद रहने लग जाएंगे। मन में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे ये डी वाली फॉर्म देखी ना, आप इसको देखते ही समझ जाओगे अच्छा ये तो ट्रांजिटिव वाली है, हमें ट्रांजिटिव वाली की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं, उनको लिटाया नहीं गया है, ऐसा थोड़ी ना कि उसको उठा के रख दिया गया धूप में, नहीं, वो लेटे हुए थे। कहाँ पे लेटे हुए थे? धूप में, धूप में लेटे हुए थे। इन द सन का मतलब होता है धूप में, तो इसका मतलब है लेटे हुए थे, तो दे वर लाइंग, LYING। इस जो इंट्रांजिटिव वाली है ना, इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है, सो दे वर लाइंग आपका करेक्ट हो जाएगा। और कहां पे लेटे हुए थे? तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द सन। और कब? सो द एंटायर मॉर्निंग, पूरा का पूरा दिन। और कब तक? तो टिल आपका बेसिकली कंजंक्शन है। सुदर्शन आपका सब्जेक्ट है और केम आपकी वर्ब है, पास्ट की बात चल रही है। तो आपका कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आई फेल्ट दैट आई वॉज बी ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। अब सेम वही चीज यहाँ पे भी आप देखना, आई सब्जेक्ट है, फेल्ट आपकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। आई सब्जेक्ट आ गया, वॉज वर्ब है। अब वॉज तो अपने आप में बी की फॉर्म पहले से ही है, तो क्या वॉज के बाद बी आ सकता है? ये तो बेस फॉर्म है। किसी भी बी के फॉर्म के बाद बेस फॉर्म नहीं आती है। बी की फॉर्म के बाद या तो आईएनजी आता है या आपका थर्ड फॉर्म आता है। क्योंकि यहाँ पे पहले से थर्ड फॉर्म अवेलेबल है, इस बी को हटा देंगे। बी की डबल फॉर्म हमें नहीं चाहिए, और अगर आती भी तो फिर वो आईएनजी फॉर्म में या फिर थर्ड फॉर्म में आती। ठीक है, इसीलिए बी को यहां से हटा देंगे। सो आई वॉज ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे ग्रूम किया गया है, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं किसी को ग्रूम कर रहा हूं, मुझे ग्रूम किया जा रहा है। मुझे ग्रूम किया जा रहा है किसके लिए? सक्सेस के लिए, सफल होने के लिए। तो इसका मतलब है आई प्लस में वर्ब की बी की फॉर्म, वॉज, ग्रूम्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर प्रेपोजिशन है, ग्रूम करने का पर्पस क्या है? पर्पस बताने के लिए फॉर प्लस नाउन भी आ जाता है, फॉर सक्सेस। सक्सेस कहां पे मिलेगी? तो इन प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड। कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। CHSL 20-3-2023 का क्वेश्चन है। आगे, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वॉज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर द हाउस। अब देखो, जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, तो द न्यूज़पेपर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड आपकी क्या है? वर्ब है। वर्ब को जैसे ही देखा, ये V2 है, V2 यानी कि इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, यानी कि तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दैट आपका क्या है? कंजंक्शन है। इट आपका क्या बना? सब्जेक्ट बना। वॉज आपकी क्या है? वर्ब है, जो कि अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को। तो इट क्योंकि सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ गया मिस्ट्री। यह एक रहस्य था। रहस्य क्या था? तो मिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए हाउ आपका क्या आ गया? कंजंक्शन। हाउ, यहाँ पे WH वर्ड कंजंक्शन जब होते हैं तो इनके बाद पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो यहाँ पे द थीव्स आपका क्या आ गया? आप कहोगे सर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, एंटर आपकी क्या है? वर्ब है। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर पे आप पहुंचे, आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए आपको? क्योंकि अगर आपने एंटर को सही मान लिया तो सारा सेंटेंस, मतलब सारा, तो आपका सेंटेंस किस में चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? इसका मतलब पक्की यहाँ तो गलती है ही है। तो ये तो आप इजीली मार्क कर दोगे कि ये तो पक्का गलत है। ठीक है, तो अगर आपको जस्ट एरर मार्क करना था तो आपके बी पार्ट में, बट अब बात आ जाएगी करेक्शन क्या करना है हमें। तो एंटर आपकी वर्ब है। ये एक एंटर ऐसी वर्ब है, आपको ध्यान रख लेना है कि एंटर के साथ में हम इनटू का यूज नहीं करते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एंटर सम बिल्डिंग होता है, एंटर द हाउस होता है, एंटर द ऑफिस होता है, एंटर द रूम होता है, इनके साथ में इनटू नहीं आता है। हालांकि जब भी एंटर का मतलब होता है कि किसी एग्रीमेंट में, ठीक है, या किसी झगड़े वगैरह में शामिल हो जाना, तो ऐसे केस में एंटर के साथ इनटू आता है। एंटर इनटू अ क्वारल, एंटर इनटू अ ब्रॉल, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वहां पे आता है। बट यहाँ पे तो हाउस है, हाउस है, तो इसका मतलब एंटर के साथ इनटू भी नहीं आना चाहिए, तो आपको ये भी गलत है। और दो पार्ट में तो करेक्शन हम कर नहीं सकते। फिर क्यों ना हमारे मन में एक चीज आई कि देखो भाई, इनटू को तो बाद में देखेंगे, पहले तो एंटर को सही करो। तो पक्की बात है कि यहां तो करेक्शन करना ही करना है। यहां चेंज करके क्यों ना ऐसा कुछ कर दें कि जहां पे इनटू सही हो जाए। मान लीजिए हम एंटर वर्ब ही ना लगाएं, हम कोई वर्ब ही और लगा दें,
और अगर वर्ब कोई और लगा दें तो उसको पास्ट फॉर्म में लगा लें तो टेंस भी जस्टिफाई हो गया, प्रीपोजिशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे एंटर की जगह पे ब्रोक वर्ब लगा दें, आपकी फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक इनटू, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पे जोर जबरदस्ती से घुस जाना, ठीक है, या फिर दरवाजा तोड़ के घुस जाना या कैसे भी घुस जाना। तो इसका मतलब है हम ब्रोक इनटू आपका लगा सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रोक से आपका टेंस भी जस्टिफाई हो जाएगा, V2 हो गया, और आपका बेसिकली प्रेपोजिशन भी सही हो जाएगा। आप कहोगे क्या सर इनटू में चेंज करके ऐसा नहीं हो सकता, एंटर को जस्टिफाई कर दे, नहीं, प्रेपोजिशन में कितना भी चेंज कर लो आप टेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्ब में चेंज करके ऐसा पॉसिबल है कि टेंस को भी जस्टिफाई कर पाओ और दूसरा प्रेपोजिशन को भी जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। इसीलिए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, तो बी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे कौन से क्वेश्चन एग्जाम का था, सीजीएल का पेपर था ये 2022 वाला है ना, आगे देखेंगे। तो द मैनेजर सैड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। अब देखो भाई, द मैनेजर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सेड आपकी वर्ब आ गई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोड आपका सही है? अब आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है क्योंकि सर ये तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो यहाँ तो कैन होना चाहिए, कुड क्यों होगा? बट मैं आपसे कहूंगा कि बेटा कुड एकदम सही है। कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जब पोलाइटली किसी से कुछ कहते हैं तो कुड का यूज कर लेते हैं। तो क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज भी लगा रखा है, तो इसका मतलब है कुड सही है। कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यू आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट बनेगा। यू अगर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब क्या बनेगी, कंफर्म। तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये आपकी कंफर्म मेन वर्ब है। और आपको बस यही ध्यान रख लेना है, जैसे हम समटाइम्स कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में टू का प्रयोग करते हैं और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम बट आई टोल्ड हिम, तो टेल वर्ब आएगी तो टू नहीं आता है, बट से वर्ब आएगी तो टू आता है, ठीक है। आई इन्फॉर्म्ड हिम, ठीक है, बट आई टॉक्ड टू हिम। जब हम किसी से बात करते हैं तो आई टॉक टू हिम, ठीक है, आई किसी पर्सन से जब हम बात कर रहे हैं। तो वैसे ही आपकी ये वर्ब है कन्फर्म, और कन्फर्म एक ऐसी वर्ब है जब कन्फर्म के आगे कोई पर्सन होता है तो कन्फर्म टू समबडी होता है, ना कि समबडी, कन्फर्म टू समबडी। तो कैन यू कन्फर्म टू मी, ऐसे कन्फर्म के साथ टू आता है। एक जो इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसके साथ लगता है कि टू नहीं आना चाहिए वो है सजेस्ट। हम अक्सर करके ऐसे बोल देते हैं ही सजेस्टेड मी, बट नहीं, हमें कहना चाहिए ही सजेस्टेड टू मी। सिमिलरली एक वर्ब है आपकी प्रपोज, हम मतलब अक्सर हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, हम बोल देते हैं कि आई प्रपोज्ड हर, बट नहीं, हमें कहना चाहिए आई प्रपोज्ड टू हर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। तो कंफर्म के साथ टू आता है, तो कंफर्म फिर टू आ गया, आगे ऑब्जेक्ट आ गया मी, और क्या कंफर्म करना है, तो क्योंकि वेदर अनसर्टेनिटी, अगर कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो अनसर्टेनिटी होने के लिए वेदर आता है। जब हम सर्टेन होते हैं तो दैट लगाते हैं, अनसर्टेन होते हैं तो वेदर या इफ लगाते हैं। तो वेदर आ गया, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव्ड आपकी मेन वर्ब है। क्योंकि अभी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हैव प्लस V3 एकदम सही है। क्या रिसीव कर चुके हैं, तो रिसीव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑल द आइटम्स, ऑल के साथ में द बाद में आता है, ऑल पहले आता है, आइटम्स ऑल के सबसे प्लूरल आ गया, ठीक है। कौन से आइटम्स, तो इनको डिफाइन करने के लिए दैट आपका क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और यू आपका क्या है, सब्जेक्ट। हैड ऑर्डर्ड, और हैड ऑर्डर्ड आपका क्या आ गया, आप कहोगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब आपको लगेगा सर ये प्रेजेंट में चल रहा था तो ये पास्ट में कहाँ से, बेटा देखो समझना एक बार। हमने कहा कि क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हो कि क्या आप वो ऑर्डर रिसीव कर चुके हैं जो आपने, मतलब वेदर यू हैव रिसीव्ड, रिसीव कब किए होंगे, तो परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट से पहले किए होंगे, यानी कि रिसेंट पास्ट में। तो ऑर्डर कब करे होंगे, इससे और पहले। तो कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट से पहले जाएं या पास्ट से भी पहले जाएं तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट का परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड ऑर्डर्ड इसीलिए सही है बिकॉज ये रिसेंट पास्ट से पहले का है। अगर रिसीव आपने रिसेंट पास्ट में करें तो ऑर्डर कब करे होंगे, उससे भी पहले। तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट का परफेक्ट, तो हैड प्लस V3 आपका करेक्ट है। तो आपका कौन से पार्ट में एरर है, सो द एरर इज इन पार्ट बी। सारे देखो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन में टाइम जरूर लग रहा है समझाने में, बट मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं, है ना। आ जाइए, द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, ये CHSL का क्वेश्चन है। तो द मंकीज आपका क्या है, सब्जेक्ट है। स्विंग्ड कुछ नहीं होता है, जो झूलने के लिए, लटकने के लिए जो वर्ब होती है ना वो स्विंग होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही स्वंग होती हैं, SWUNG। सामान्यतः आप पाओगे कि ये जो आई वाली वर्ब होती है ना, जैसे रिंग हो गया तो सेकंड फॉर्म रैंग होगी, थर्ड फॉर्म रंग होगी, RUNG। जैसे बिगिन हो गया, ठीक है, तो BIGEN होता है, फिर BAGEN होता है, फिर
मतलब बिगिन, BEGIN, उल्टा बोल दिया मैंने स्पेलिंग, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी BEGAN और थर्ड फॉर्म होती है क्या, BEGUN। ऐसे रिंग है RING, फिर आपका रैंग हो जाता है RANG और फिर आपका RUNG। तो नॉर्मली आप ये वाला पैटर्न पाते हो कि IAU, बट यहाँ पे स्विंग के साथ में ये पैटर्न नहीं है। फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में यू है, ठीक है। तो बोलने में मैंने शायद स्पेलिंग गलत बोल दी थी, तो ये जो लिखी हुई है ये सही है, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स, तो कोई नहीं। देखो, सो द मंकी सब्जेक्ट है तो स्वंग आपका आना चाहिए, तो इसका मतलब है एरर तो यहीं पे। बाकी सेंटेंस देख लेते हैं। कहाँ स्विंग कर रहे थे, तो ऑन प्रेपोजिशन है, द ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं होती हैं वो सरफेस बनाती हैं, सरफेस बनाती हैं तो ऑन आ जाएगा, ठीक है। और एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो इससे क्या जोड़ा गया, एक वर्ब जोड़ी गई है। अगर ये वर्ब आपकी V2 है, पास्ट में है, तो अगली वर्ब भी किस में होनी चाहिए, V2 यानी कि पास्ट में होनी चाहिए। और जंप कर रहे थे कहाँ पे, तो ओवर एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कंपाउंड वॉल। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से, तो उसके ऊपर से जंप कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर द रिहर्सल आफ्टर 3 PM। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स आपका क्या सब्जेक्ट है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आर आपका क्या है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर। इज एम आर बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सभी वो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहा है आपका, है ना। और किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट के साथ इन प्रेपोजिशन आ गई जिसका ऑब्जेक्ट है द प्ले। प्ले का मतलब है यहाँ पे जो कोई नाटक होता है ना वो, ठीक है। अब क्योंकि ऑल दो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट था तो इसके लिए वर्ब आ गई हैव, और आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब बीन, ठीक है। तो क्योंकि बीन आ गया है आपका, तो बीन के साथ में दो आपके केस बन सकते हैं। V1 तो गलत है, ये तो पक्का। अगर एरर मार्क करना है तो नोटिफाई तो 101% गलत है, क्योंकि बी की फॉर्म के साथ में V1 नहीं आता। दो ही चीजें आती हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आती है पैसिव के लिए, आईएनजी फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। ये स्टूडेंट्स किसी को नोटिफाई करेंगे या स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जा रहा है। आप कहोगे सर स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जा रहा है कि भाई रुक जाओ, मैनेजमेंट नोटिफाई कर रहा है। तो ये नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, इनको नोटिफाई किया जा रहा है। किया जा रहा है तो पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। नोटिफाइड आपको लिखना पड़ेगा, ना कि नोटिफाई, ठीक है। और किस चीज के लिए नोटिफाई किए गए, नोटिफाइड वाई, क्यों नोटिफाई करे गए, पर्पस क्या नोटिफाई करने के लिए, तो टू स्टे बैक, कि भाई आपको रुकना है। किस चीज के लिए, तो फॉर रिहर्सल, रिहर्सल के लिए रुकना है। और कब रुकना है, तो आफ्टर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 3 PM, 3 बजे के बाद में। आप कहोगे इस वाले पार्ट में पक्का एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। तो मोस्ट होटल्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफर आपका क्या है, वर्ब है। अब ये जो ऑफर वर्ब है ना, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑफर समबडी समथिंग, किसी को कुछ ऑफर करना, तो ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स नहीं होता है। ऑफर समबडी समथिंग या ऑफर समथिंग फॉर समबडी या टू समबडी। तो जब हम किसी वस्तु को पहले लिखते हैं तो फॉर या टू लिखते हैं, अगर व्यक्ति को पहले लिखते हैं तो फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर या टू का यूज नहीं करेंगे, तो फॉर नहीं आएगा। ऑफर किसको ऑफर करते हैं, देयर गेस्ट। क्या ऑफर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो फ्री में मिलता है ना, साथ में किसी चीज के, किसी चीज को पूरा करने के लिए। और कब करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है देयर स्टे देयर। देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, उनकी स्टे के दौरान। स्टे यानी कि उनका जो रुकना है वहां। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये फॉर का यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं, जिनके साथ एसएससी प्रेपोजिशन लगा के एरर के क्वेश्चन देता है। जैसे ऑफर हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया। आई ऑर्डर्ड समथिंग, आप ये नहीं कहोगे आई ऑर्डर्ड फॉर समथिंग, गलत हो जाएगा। आई डिमांडेड समथिंग, आप कभी ये नहीं कह सकते हो आई डिमांडेड फॉर समथिंग, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अटैक, अटैक वर्ब है, जब अटैक वर्ब है तो ऑन या एट नहीं आएगा। ऐसे ही कंट्रोल, जब वर्ब है तो ऑन या एट नहीं आएगा। रिजेंबल के साथ में लाइक नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू नहीं आएगा। डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनके साथ में अबाउट का यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेस हो गया, इम्फेसाइज हो गया, उनके साथ में ऑन का यूज नहीं करेंगे जब ये वर्ब होते हैं। जब इनको नाउन के फॉर्म में यूज करें या इनका नाउन इक्विवेलेंट यूज करें तो फिर इनके साथ में प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वो बता दिए। क्वालिफाई, क्वालिफाई के साथ में भी आपका प्रेपोजिशन इन नहीं आता है, ठीक है। सो क्वालिफाई समथिंग होता है, इन समथिंग नहीं होता है। हालांकि क्वालिफाई के साथ में फॉर आ जाता है। होम आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू नहीं आता है। आई एम गोइंग होम लिखते हैं, आई एम गोइंग टू होम नहीं लिखते हैं। हालांकि
होम के साथ में एट आ जाता है, आई एम एट होम। अब ये मत कहना कि होम के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, नहीं, टू नहीं आता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अलग से भी बहुत सारी इंसाइट्स देता रहूँ, जिससे कि आपका ना रिवीजन बहुत अच्छा होता रहे। नेक्स्ट देखेंगे, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाई सम पुलिसमैन। ही सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है, ही ट्राइड वॉट, क्या ट्राई किया, तो टू रन, ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। टू रन अवे, रन अवे यानी कि भाग जाने का प्रयास किया। बट आपका क्या है, अब देखो जैसे ही देखा ट्राइड है, वी टू यानी पास्ट की बात है। बट आपका कंजंक्शन है वॉज, क्योंकि बट से पहले भी पास्ट था तो यहाँ पे भी पास्ट है, यानी कि ये करेक्ट है। सून यानी कि जल्द ही, एडवर्ब आ गया। इसको वॉज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आती तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता। तो ही वॉज ओवरटेकिंग लिखें, क्या उस व्यक्ति ने ओवरटेक किया या उसको ओवरटेक किया गया। आप कहोगे आगे बाई लगा रखा है, इसका मतलब पैसिव है, पैसिव है इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो ओवरटेक की फुल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म होती है ओवरटेकन। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म होती है। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, आप कहोगे कि सर ये ओवरटुक वाला जो पार्ट है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, डिड यू टेल टू योर मदर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेल के साथ में टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको यहीं से, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टेल मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है योर मदर, दैट कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, सो आपकी वर्ब है। और क्या देखा, हर फ्रेंड, और कहाँ पे देखा था, तो एट प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है द थिएटर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, इस वाले में। अगला आपका क्वेश्चन है, ही मैरिड विथ अ रिच हेयरएस लास्ट ईयर। अब मैरी एक ऐसी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ में हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, और प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है, तो ही सब्जेक्ट है, मैरिड आपकी वर्ब है, तो विथ का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हालांकि जब मैरी वर्ब को बी फॉर्म के बाद यूज किया जाता है, ही इज मैरिड, तो वहां पे टू का यूज हो जाता है, ही इज मैरिड टू रवि, सॉरी ही इज मैरिड टू रवि तो गलत हो जाएगा, ही इज मैरिड टू रोशनी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ही और रवि फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है, तो वो गलत है। तो ही मैरिड अ रिच हेयरएस, या फिर हम कह सकते हैं ही इज मैरिड टू अ रिच हेयरएस, ठीक है, फिर लास्ट ईयर नहीं लिख पाएंगे, ही इज मैरिड लिख रहे हैं तो लास्ट ईयर नहीं होगा ना, या ही वॉज मैरिड लिख सकते हैं फिर। तो अगर बी की फॉर्म आ रखी है मैरी के साथ में तो टू आएगा, अगर बी की फॉर्म नहीं आ रखी है तो मैरी के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, फिर वहां पे मैरी आपका एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि जब मैरी पैसिव में होता है तो टू आता है, अदरवाइज नहीं आता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से याद रखें, अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि मैरी के साथ अगर बी की फॉर्म है तो टू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, मैरी के साथ में विथ भी पॉसिबल होता है, कम पॉसिबल होता है, लाइक मैंने कहा कि सी इज मैरिड टू रवि विथ अ बेबी। विथ अ बेबी का मतलब है कि वो रवि से मैरिड है और उनका एक बच्चा भी है। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ में और कौन है, शादी होने के साथ साथ में कौन है, तो उनके साथ में एक बच्चा भी है, इसका मतलब है विथ अ बेबी का मतलब है उनके पास में एक बेबी है, एक बच्चा है, ठीक है। एयरएस का मतलब कौन होता है, जैसे एयर होता है ना जो उत्तराधिकारी, तो उसी का फीमेल वर्जन होता है एयरएस, ठीक है। आगे देखेंगे कौन से पार्ट में एरर है आपका, तो विथ वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अब देखो बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में एसएससी एज लगा के देता है, जैसे मेड हो गया, मेक हो गया, ठीक है, कॉल हो गया, मेक के साथ कॉल के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ एज नहीं आएगा। इलेक्ट के साथ सेलेक्ट के साथ, इनके साथ में भी सामान्यतः एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंसीडर के साथ, ठीक है, इनके साथ भी नहीं आता है। सो दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हर आपका ऑब्जेक्ट आगे एज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में रहा है इस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो, इनके साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं। साक्षी सब्जेक्ट है, डिस्कस वर्ब है, अबाउट नहीं आएगा, द प्रॉब्लम उसका ऑब्जेक्ट है, विथ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है हर मैनेजर, वेरी ब्रीफली एक आपका एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन। आपको बताया था दो वर्ब होती है, एक होती है राइज और एक होती है रेज। राइज इंट्रांजिटिव है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिसका मतलब होता है उठना। रेज ट्रांजिटिव है, RAISE, ये ट्रांजिटिव है और इसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट आता है। रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है। राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रिजन होती है। जैसे आपने देखा ही सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, ही वॉज कैसा था, क्यूरियस था, ये आपका एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कितना क्यूरियस था, सो लगा दिया, सो के साथ में पेयर बनाने के लिए दैट आ गया, सो आए या सच आए, दोनों के साथ दैट का पेयर बनता है। ही सब्जेक्ट है, रोज आपकी वर्ब है, क्योंकि पास्ट की बात चल रही थी, आगे वॉज था, तो रोज आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, V2 है। लेकिन जैसे देखा मेनी क्वेश्चंस, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वी नीड अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो रोज नहीं, वो क्या होती है, रेज्ड होती है। दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन,
इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो लेट हिम नो। अब देखो जैसे ही देखेंगे ना, ये लेट वर्ब होती है, लेट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है और फिर इसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है जिसको V1 बोलते हैं। सेम आपकी हेल्प वर्ब के साथ में भी अक्सर करके ऐसा होता है, हेल्प आता है फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है फिर इसके साथ V1 भी आ सकता है और हम चाहें तो 2+V1 भी लगा सकते हैं हेल्प के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाओगे कि लेट हिम नो होना चाहिए, नोज नहीं होगा, नोन है नहीं होगा, न्यू है नहीं होगा, नोन है नहीं होगा, लेट मी नो या लेट हिम नो। अब देखो यहाँ पे मी लिखना इसलिए जरूरी है, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कह रहा हूँ अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो जनरली मैं अपना कहूंगा कि मुझे बताना, ये थोड़ी कहूंगा उसको बताना। ऐसा नहीं है, कह नहीं सकते, कह सकते हैं बट ये ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, बाकी हिम के साथ में अच्छा ऑप्शन है ही नहीं कोई दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट। अब देखो आपको मैंने बार बार बताया कि पार्टिसिपल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब नॉर्मली तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होता है, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म अलग है और उनकी वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे उनमें से ही एक वर्ब होती है आपकी, जैसे प्रूव, प्रूव इसका जो वर्ब है दैट इज प्रूव्ड, ये तो V2 एंड V3 है, लेकिन इसकी एक और फॉर्म होती है दैट इज प्रूवन। दिस इज योर पार्टिसिपल, दिस इज योर एडजेक्टिव फॉर्म। जैसे प्रूव होता है ना वैसे ही लोड होता है, लोड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो लोडेड होती है, लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है लेडन। ऐसे ही आपका एक वर्ब होता है मेल्ट। ठीक है, मेल्ट, मेल्ट की भी एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, वो होती है मोल्टन। वैसे तो मेल्टेड होता है वर्ब फॉर्म, लेकिन मोल्टन हो जाती है एडजेक्टिव फॉर्म। ऐसे ही सिंक होता है, सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, SANK, थर्ड फॉर्म होती है संक, SUNK, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म होती है संकन। ठीक है, डूबा हुआ। तो ये ध्यान रख लेना है। अब आपको एक चीज और ध्यान रख लेनी है, अगर समझना बी की फॉर्म है, बी यानी कि एडजेक्टिव, मतलब बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब, इसके साथ में हम V3 भी लगा सकते हैं और इसके साथ में हम V3 वाला पार्टिसिपल, इसके साथ में हम V3 यानी कि पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, या यूं कहूं कि एडजेक्टिव लगा सकते हैं, सिंपल ये मान लो, क्योंकि इज, एम, आर के साथ और एडजेक्टिव भी आते हैं। राधिका इज ब्यूटीफुल, राधिका इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। जब V3 आता है तो ये क्या सेंस देता है आपको? सर ये पैसिव सेंस देता है, अभी बताया ही था मैंने। जब एडजेक्टिव आता है तो ये क्या बताता है? किसी की स्टेट बताता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, नॉर्मली तो आपका थर्ड फॉर्म अलग होती है, एडजेक्टिव बिल्कुल अलग अलग चीजें, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, अगर वॉज के बाद में मैं लोडेड लिख दूं और वॉज के बाद में लेडन लिख दूं, तो इन दोनों में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क है? लेडन पक्की बात है एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि अलग से एडजेक्टिव है। क्योंकि लेडन एडजेक्टिव है तो लोडेड सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? V3 का। अगर ये V3 है तो इसका मतलब है क्या सेंस देगा? आप कहोगे सर ये पैसिव सेंस देगा। और क्योंकि एडजेक्टिव है तो सर ये क्या सेंस देगा? तो आप कहोगे सर ये तो स्टेट बताएगा। अब यही चीज का यहाँ पे क्वेश्चन है। द एप्पल ट्री आपका क्या सब्जेक्ट है, वॉज आपकी क्या वर्ब है? अब एक बात बताइएगा, वॉज के बाद में अगर मैंने लोडेड लिख दिया तो इसका सेंस कैसा बनेगा? पैसिव। क्या एप्पल ट्री को लोड किया जाता है या वो पहले से लोडेड होता है? आप कहोगे सर वो तो पहले से ही होता है, पैसिव सेंस नहीं बन सकता पेड़ के साथ में, बिकॉज आप पेड़ को लोड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लोड अप ट्री। ठीक है, उसको ट्री को लोड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोडेड का प्रयोग ना करके हमें किसका करना पड़ेगा? लेडन का। सेम प्रूव के साथ में भी ऐसे ही रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, 2022 में आया था, 2021 का मेंस जो हुआ था ना उसमें। दे मेड अस टू वेट वाइल दे वर क्लॉक, मतलब दे वर चेकिंग आवर डॉक्यूमेंट्स। अब आपको ध्यान रखना चाहिए, तीन हमारी पॉजिटिव वर्ब होती हैं। एक होती है मेक, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब कोई काम सब्जेक्ट खुद ना करके किसी और से करवाता है तो वो पॉजिटिव एक्शन होता है। जैसे मेक है, तो मेक के बाद में जो ऑब्जेक्ट है अगर ये आपका काम करता है, इसके आगे V1 का प्रयोग करेंगे, ना कि 2+V1 का। सेम काम आपका हैव के साथ भी है, हैव के साथ में जो ऑब्जेक्ट है अगर ये आपका डूअर का काम कर रहा है तो V1 आएगा। ये क्या है? डूअर। ऐसे ही गेट भी होती है आपकी, लेकिन गेट के साथ क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे 2+V1 आता है, ना कि अकेला V1। हालांकि अगर हम हैव के साथ में या गेट के साथ में ये जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं
अगर ये जो आगे वर्ब लिखी जा रही है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का ही काम करे, डूअर का काम ना करके ऑब्जेक्ट का ही काम करे, ये किसका काम कर रहा है, डूअर का, ये डूअर ना बने, ठीक है, और ये क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में वर्ब को हम कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, V3 फॉर्म में, पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है ये। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेक के साथ में ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पे हम मेक के साथ में कुछ वैसे लिख दें फिर आगे V3 लिखें, वो वाला जनरली हम नहीं करते हैं। मेक को खुद पैसिव में लिख सकते हैं, अगर मेक खुद पैसिव में चला जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, अगर यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर 2+V बनाएगा। हाँ, मेक के साथ में ऐसा समटाइम्स हो सकता है कि मेक आया फिर ऑब्जेक्ट आया, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना कोई थिंग है, कोई वस्तु है, अगर ये थिंग है तो डूअर नहीं हो सकता, अगर डूअर नहीं है ना तो आगे 2+V बनाता है। आ जाओ, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मेक आपकी वर्ब है, अस आपका ऑब्जेक्ट है, अस कोई थिंग तो है नहीं, थिंग नहीं है, और ये एक्टिव सेंस है, इसका मतलब है कि टू वेट नहीं, वेट का यूज करेंगे, तो दे मेड अस वेट आपका करेक्ट आंसर है। टू वेट्स गलत हो जाएगा, मेक अस वेट अगर लिखेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में, पास्ट है, अगर पास्ट है तो मेक वाला गलत हो जाएगा, टू वेटिंग तो वैसे ही गलत है। तो फेज 10 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, तो दे विल नॉट सैंक्शन टू कॉपी विदाउट परमिशन, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, सैंक्शन आपकी मेन वर्ब है। सैंक्शन समथिंग और सैंक्शन डूइंग समथिंग, सैंक्शन के साथ में आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, या तो हम वी सैंक्शन समथिंग, कुछ करना सैंक्शन करते हैं, या वी सैंक्शन डूइंग समथिंग। तो विल नॉट बी सैंक्शनड टू कॉपी, पैसिव की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब पैसिव होता है तो कोई वस्तु होती है, तो पैसिव नहीं बनेगा, तो B+V3 तो क्या बन जाएगा, B+V3 तो पैसिव हो जाता। आर नॉट सैंक्शन, आर के बाद में सैंक्शन तो लिख ही नहीं सकते, V1 नहीं हो जाएगा। कैन नॉट सैंक्शन टू कॉपिंग, टू कॉपिंग नहीं लिखेंगे, सैंक्शन टू समथिंग नहीं होता है, विल नॉट सैंक्शन कॉपिंग, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सम पैसेंजर्स वर फ्लोन टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप। अब देखो फ्लोन को अंडरलाइन किया, ये CDS का क्वेश्चन है आपका। अब देखो फ्लाई की ये एक है फ्लैड, ये देखो सिंपल सी बात है यार, वॉज वर्ग के साथ में या तो ING आ सकता है, कोई ING है नहीं है, या थर्ड फॉर्म आ सकता है, क्या इनमें से कोई थर्ड फॉर्म है, नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो मतलब है नो इंप्रूवमेंट, फ्लोन आपका करेक्ट आंसर है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है बेसिकली फ्लू, और थर्ड फॉर्म जो होती है ना वो होती है फ्लोन, ठीक है। आगे देखेंगे, ही कैन नॉट लिसन वॉट सी इज सेइंग, लिसन के साथ टू का प्रयोग होता है, हियर के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, लिसन टू समथिंग बट हियर समथिंग, तो यहाँ पर टू नहीं है, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लिसन टू अगर आ गया तो टू प्रेपोजिशन है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में दैट क्लॉज का यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लिसन के साथ फॉर का यूज नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हियर के साथ में आगे वॉट लिख दिया, ये करेक्ट आंसर है। सो आई कैन नॉट हियर वॉट सी इज सेइंग, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि वह क्या कह रही है, CDS का क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट देखेंगे, एक और CDS का क्वेश्चन है, LIC वॉज फाउंड, एक आपकी वर्ब होती है भाई साहब फाइंड, जिसका मतलब होता है कोई खोजना, और एक आपकी वर्ब होती है फाउंड, जिसका मतलब होता है स्थापना करना। ये जो फाइंड है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, और ये जो फाउंड है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। यहाँ पे LIC की स्थापना करी जाएगी या खोज करी जाएगी, अब LIC कोई वस्तु तो है नहीं जिसकी खोज करी जाएगी, LIC की स्थापना करी गई है, स्थापना करी गई है, तो LIC वॉज फाउंडेड। आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, वॉज के बाद में क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, LIC ने किसी की स्थापना नहीं की है, LIC की स्थापना की गई है, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो वॉज के बाद V3। कब स्थापना की गई, तो ऑन September 1, 1956। और कैसे की गई, तो वाया प्रेपोजिशन होता है जिसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, तो LIC एक्ट आया था उसके द्वारा उसकी स्थापना करी। अगला आपका क्वेश्चन है, ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स, द नर्सेज विल नॉट लीव यू गिव ब्लड इफ यू जस्ट हैड कोल्ड। अब देखो वैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, अगर ऐसे ही होता है ना तो आपको भी क्या करना चाहिए, सेंटेंस को फटाफट से ब्रेक करना शुरू कर दो। ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, द रेड क्रॉस आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, और क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट्स आ गई, एक्सेप्ट्स यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट एक्शन, ठीक है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। क्या एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा ब्लड, कहां से एक्सेप्ट करता है, तो फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, सोर्स को बता रहा है, द डोनर्स, डोनर्स यानी जो डोनेट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनसे करता है, ठीक है, द डोनर्स। अब क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो आ रखा है तो ऑल्दो के साथ में फिर मेन क्लॉज आपकी आनी चाहिए, द नर्सेस, द नर्सेज आपका सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का, वैसे यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, लगा नहीं रखा, आना चाहिए बट, है ना, तो द नर्सेज सब्जेक्ट है,
विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है तो विल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। लीव आपकी मेन वर्ब है। लीव यू, आपको नहीं छोड़ेंगे, लीव यू गिव, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं आता है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि, और अगर मान लीजिए आपको लगा कि सर यहाँ पे लीव यू गिव नहीं, लीव यू टू गिव होना चाहिए, मान लीजिए टू गिव लिख दिया, तो विल नॉट लीव यू, आपको नहीं छोड़ेंगे टू गिव ब्लड, तो नर्स क्या है, आपका खून चूस लेंगे, यही तो हुआ इसका मीनिंग। तो कि नर्सेज जो है ना वो आपको खून देने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो क्या कर लेंगे, नर्स हैं, पत्नी थोड़ा ना है, तो छोड़ेंगे नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो सेंस नहीं दे रहा है। फिर क्या सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है टू गिव करने से कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे सेंस एक ही चीज से बन सकता है, और वो क्या है, इस लीव वर्ब की जगह पे अगर मैं लेट वर्ब लगा दूं, द नर्सेज विल नॉट लेट यू गिव, लेट समबडी डू समथिंग, लेट वर्ब आ गई, यू ऑब्जेक्ट आ गया, गिव आपका बेयर इन्फिनेटिव आ गया। लेट का मतलब है अलाउ करना, अलाउ करने के सेंस में कि बेशक जो है रेड क्रॉस एक्सेप्ट करता है कि डोनर्स ग्रुप दे, मतलब ब्लड दे दें, लेकिन जो नर्सेज है ना विल नॉट लेट गिव, मतलब विल नॉट लेट यू गिव ब्लड, वो आपको ब्लड देने अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको ब्लड देना अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ करने का सेंस है, तो लीव की जगह पे वी शुड यूज लेट। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग कैच नहीं कर पाएंगे कि एरर क्या है, हालांकि क्योंकि ये वाला पार्ट ऑकवर्ड लगेगा तो हो सकता है बी ऑप्शन मार्क कर दें कि बी में एरर है। इफ आपका क्या है, कंजंक्शन है नई क्लॉज का, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड आपका मेन वर्ब है, जस्ट आपका एडवर्ब है, और कोल्ड आपका यहाँ पे मतलब हेड का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, ही सब्जेक्ट है, सेज आपकी वर्ब है, ही सेज दैट, वह कहता है, ही हैज रिनाउंस्ड, रिनाउंस करने का मतलब है छोड़ देना, ही हैज रिनाउंस्ड, वह छोड़ चुका है। क्या छोड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेज है, सेज यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो हैज प्लस V3 आपका प्रेजेंट परफेक्ट सही है, ठीक है। क्या छोड़ चुका है, द वर्ल्ड, दुनिया को, एंड कंजंक्शन है दैट। अब देखो क्योंकि एंड के पहले भी एक दैट क्लॉज है, तो एंड के बाद में भी दैट क्लॉज आएगी, अगर दोनों ही जगह दैट क्लॉज आएगी तो कंजंक्शन दोनों जगह लिखा जाएगा दैट। ही हैज, ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब आ गई, हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट है नथिंग, ठीक है। नथिंग को डिफाइन करने के लिए दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, ठीक है, नथिंग दैट ही कैन कॉल, ही कैन कॉल, कॉल के साथ में एज का प्रयोग नहीं करते, थोड़ी देर पहले बताया था, कॉल के साथ, नेम के साथ, नॉमिनेट के साथ, इलेक्ट के साथ, ठीक है। किसके साथ आता है, पोर्ट्रे के साथ आता है, डिपिक्ट के साथ आता है, इनके साथ आता है, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना, ठीक है, रिगार्ड करना, इनके साथ आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ड्यूरिंग प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द अर्थक्वेक, ठीक है। पीपल आपका सब्जेक्ट है, लिसनड आपका वर्ब है, तो लिसनड अ स्ट्रेंज नॉइस नहीं होगा, लिसन के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। वैसे भी जब हम कोई चीज ध्यान से सुनते हैं केयरफुली तो हम लिसन टू लगाते हैं, जब कोई चीज सडनली सुनते हैं बिना अटेंशन के तो ऐसे केस में हियर का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंज नॉइस सुनिए, उसको ध्यान से तो नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, इसका मतलब है लिसन नहीं, हियर का प्रयोग होना चाहिए। हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड लिख देंगे क्योंकि पास्ट की बात है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। एंड रस्ट, रस्ट है तो ये भी आपका V2 है, V2 है यानी कि आगे हियर की जो सेकंड फॉर्म लगाई है हमने सही लगाई है। रस्ट आउट ऑफ होम्स, घरों से बाहर निकल आए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक, आस्क फ्रॉम समबडी नहीं होता, आस्क समबडी होता है, ठीक है। तो कैन हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वो मेन वर्ब, एंड आपका कंजंक्शन, क्योंकि V1 है तो यहाँ पे भी V1 आपका आस्क सही है, ठीक है, लेकिन आस्क के साथ में फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं। तो आस्क द कुक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे देखोगे, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, जब टेंस पढ़ाता हूँ मैं वहां पे भी बताता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ऐसे एक्सप्रेशंस के आगे जो मेन क्लॉज में आता है ना वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है मेरे भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीबडी आ गया, एनीबडी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हैव का नहीं हैज का प्रयोग होना चाहिए, हैज, हैज एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड एक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट, तो कौन सा वाला, एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ भी इनटू आ रखा है, यहाँ पे भी देखोगे तो एनीबडी के साथ हैव लगा रखा है, ये इसलिए गलत है। कौन सा पार्ट में करेक्ट हो जाएगा, सीपीओ का क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट है। द इंटरव्यू वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन द सेम डे ही स्worn in एज प्रेसिडेंट। अब देखो ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। कुछ वर्ब हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कट हो गया, पुट हो गया, हिट हो गया, ठीक है, और आपका सेट हो गया, ठीक है। तो इनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, सेम रहती हैं, तो ऐसे केस में इनके साथ में कटेड, पुटेड और ये सब आपको नहीं करना है। रीड की तीनों फॉर्म दिखने में सेम रहती हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएशन उसका रेड हो जाता है। तो
क्योंकि इंटरव्यू कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है, इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो पैसिव है तो हेड प्लस V3 तो एक्टिव बना देगा, सिंगल V2 लगा दोगे या V3 लगा दोगे तो एक्टिव बना देगा। और ब्रॉडकास्टेड तो हम लिखते ही नहीं है, तो इसका मतलब है सारे गलत हैं, जो दिया गया है वो सही है। एमटीएस का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप, अब देखो आगे अप आ रखा है, अप आ रखा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। रेज्ड डी पे खत्म होने वाली है, ये तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है रोज आ जाएगा। कौन से में एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर राइज टू क्यों नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ यानी पास्ट है, पास्ट है यानी कि V2 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द न्यूज रिपोर्टेड दैट द पुलिस हैव कैच्ड द गिल्टी, भाई कैच्ड नहीं होता है, कैच वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है, तो कैच्ड है गलत है, और जो गिवन है उसमें भी कैच्ड है गलत है, तो हैव प्लस V3 हैव कॉट द गिल्टी। ठीक है, तो सब्जेक्ट है द न्यूज, रिपोर्टेड आपकी वर्ब आ गई, दैट कंजंक्शन है। तो पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और प्लूरल है तो इसके हिसाब से हैव सही है। आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि क्योंकि रिपोर्टेड है, ईडी फॉर्म है, ईडी फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे सर हेड आना चाहिए अगर मेन क्लॉज पास्ट में। अब हेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, हेड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें यही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। ठीक है, दूसरा ये भी कह सकते हैं क्योंकि एंड के बाद में आ रहा है, एंड के पहले भी आ रहा होगा, भाई यहाँ पे तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो एंड के पहले भी प्रेजेंट रहा होगा, प्रेजेंट रहा होगा इवन यहाँ पे, तो फिर ऐसे में हैव आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और आर कॉट क्यों गलत है, क्योंकि पुलिस आर कॉट का मतलब है पुलिस पकड़ी गई है, और पुलिस हैव कॉट इसका मतलब पुलिस ने पकड़ लिया है, तो पुलिस नहीं पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ा है। सीपीयू मेंस का क्वेश्चन है ये, देखो ये सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चन है, कोई एग्जाम का नहीं है, लेकिन देखेंगे एक बार। द स्टार्स वर अपीयर्ड, अब देखो आपकी लिंकिंग वर्ब जो होती है ना, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, एक तो लिंकिंग वर्ब होती है या एक आपकी हैपनिंग वर्ब होती है, जैसे बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। ठीक है, सितारे चमक रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सितारे निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है। द सन हैज अपीयर्ड, सन अपीयर हुआ है, मतलब सॉरी सूरज निकला है, नॉट नॉट चांद। द मून हैज अपीयर्ड यानी कि चांद निकल चुका, सितारे निकल रहे हैं, सो द स्टार्स हैव अपीयर्ड मतलब वो निकल चुके हैं। तो अपीयर एक ऐसी वर्ब है जिसको पैसिव में लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपने वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लिख दी तो इसका मतलब है तो पैसिव हो जाएगा, तो वर्ब को हटा देंगे, V2 रह जाएगा, V2 यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है। द स्टार्स अपीयर्ड, कैसे अपीयर हुए, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, और कहाँ पे अपीयर हुए, तो इन द डार्कनिंग स्काई, जो अंधकार में स्काई थी उसमें। ठीक है, देयर यानी उनकी सॉफ्ट ग्लो जो थी, ठीक है, एडिंग टू द सेरेन ब्यूटी ऑफ द नाइट, तो देयर सॉफ्ट ग्लो, वैसे एडिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कायदे से होना चाहिए देयर सॉफ्ट, यहाँ पे एंड लगा के लिखना चाहिए, एंड देयर सॉफ्ट ग्लो एडेड टू द शेरन ब्यूटी ऑफ द नाइट, उसने ऐड किया, क्योंकि एडिंग अगर यहाँ होता ना सीधे कि उन्होंने ऐड किया है कुछ, एंड एडेड होता, तो एंड एडेड की जगह पे हम लिख सकते थे एडिंग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, मैंने कहा था कि वर्ब और कंजंक्शन दोनों को मिला के हम पार्टिसिपल बना देते हैं, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट खुद भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे नहीं बन सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। सेरेन का मतलब क्या होता है, शांत जो होता है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब देखो सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, लुकिंग फॉरवर्ड टू ये आपका फ्रेज है, जिसमें ये जो टू है ना एक प्रेपोजिशन है। अब देखो टू के साथ में डायलेमा क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि टू आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, टू आपका इन्फिनिटिव मेकर भी हो सकता है। अगर टू पार्ट है इन्फिनिटिव का तो उसके साथ में वी बनानी चाहिए, अगर टू पार्ट है प्रेपोजिशन का, मतलब अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, तो फिर इसके साथ में आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो कुछ आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर टू प्रेपोजिशन होता है ना कि इन्फिनिटिव, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू हो गया। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है हम किसी चीज़ को लेके आगे एक्साइटेड हैं और वो हम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, विथ अ व्यू टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, बी यूज्ड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, कंड्यूसिव टू हो गया, ठीक है, अपोज्ड टू हो गया। तो इन सब में टू आपका प्रेपोजिशन होता है। अगर टू प्रेपोजिशन है इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो अटेंडिंग लिखेंगे ना कि अटेंड। डिवोटेड टू हो गया, ठीक है, इन सब के साथ अटेंडिंग व्हाट, द कॉन्फ्रेंस। और कौन सी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस विच वॉज शेड्यूल्ड, विच वॉज शेड्यूल्ड को रिड्यूस करके शेड्यूल्ड लिख दिया, और कब शेड्यूल्ड थी, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अच्छा विच वॉज नहीं आएंगे, विच इज शेड्यूल्ड, क्योंकि फ्यूचर की बात है,
ठीक है, तो विच इज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, तो विच इज को रिड्यूस करके सिर्फ शेड्यूल्ड लिख दिया, पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ही कन्फेस्ड टू हैव। अब देखो कन्फेस वर्ब के साथ में कन्फेस टू समथिंग होता है, इसका मतलब है कन्फेस टू जो है इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सो ही कन्फेस्ड टू हैव, नहीं हैविंग लिखना पड़ेगा। ही कन्फेस्ड टू हैविंग स्टोलन द मनी, उसने कन्फेस किया उसने ही पैसा चुराया है, और कहां से, तो फ्रॉम द ड्रॉअर। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, आपको बी वाले पार्ट में। कन्फेस के साथ में जो टू आता है ये भी इन्फिनेटिव नहीं प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखेंगे, वुड यू माइंड। अब आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि वुड यू माइंड, ये जो माइंड वर्ब है ना, तो माइंड वर्ब के साथ में आपको इन्फिनेटिव का नहीं जीरेंड का प्रयोग करना होता है। माइंड हो गया, इंजॉय हो गया, ठीक है, अवॉइड हो गया, इनके साथ ये ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। इंजॉय काफ़ी आता है, अवॉइड आता है, यूज आता है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ एनी यूज़, इट इज़ गुड, इट इज़ नो गुड, ये वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, तो ये सब एक्सप्रेशंस जो होते हैं, माइंड वाला हो गया, इन सब के साथ में आपका जीरेंड का प्रयोग करते हैं। तो वुड यू माइंड टू स्विच ऑफ नहीं होगा, स्विचिंग ऑफ आपका करेक्ट आंसर होगा, स्विचिंग ऑफ द फैन। और कब, तो बिफोर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है लीविंग। कौन से वाले पार्ट में रहा है, बी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आफ्टर ईयर्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस टेंशंस हैड अराउज्ड बिटवीन द neighboring communities, prompting discussions to address the underlying causes after years of peaceful coexistence। तो आप पाओगे कि ये आपका पूरा क्या है, आफ्टर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ईयर्स, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि शांति से को एग्जिस्ट कर रहे थे, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। टेंशंस आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड अराउज्ड, हैड प्लस V3 आ रखा है। अगर अराउज्ड लिखा है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, डी वाला आ रखा है। ट्रांजिटिव वर्ब आगे बिटवीन आ रखा है, बिटवीन है इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो इंट्रांजिटिव चाहिए। इंट्रांजिटिव चाहिए तो अराउज्ड नहीं आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, अरोज, मतलब अरिजन, ठीक है, तो अरिजन, अरिजन, अरिजन आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। बिटवीन आपका प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द नेबरिंग कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज है नेबरिंग मतलब जुड़ी हुई, ठीक है। विच प्रॉम्प्टेड, तो विच प्रॉम्प्टेड को हमने रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल के फॉर्म में लिख दिया प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग व्हाट, डिस्कशंस उसका ऑब्जेक्ट है। डिस्कशंस वाई, पर्पस क्या डिस्कशंस का, टू एड्रेस, जिससे एड्रेस कर पाए, क्या एड्रेस कर पाए, द अंडरलाइंग, यानी जो छिपा हुआ कॉजेज हैं वो, उनको। तो बाकी सब सही है। कौन से पार्ट में एरर है, सो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है भाई ये। इट्स नो यूज, अभी बताया था यूज के साथ में क्या आता है आपका, V1 ING आता है, तो क्राइंग लिखेंगे ना कि क्राई, तो इट्स नो यूज क्राइंग। एक आपको ये भी एक्सप्रेशन याद रखने चाहिए, ठीक है, कैन आ सकता है या कुड आ सकता है, इसके साथ हेल्प आता है, ठीक है। कैन नॉट हेल्प प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, इसका मतलब है हम कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाए, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका, अच्छा यहाँ पर नॉट तो भूल ही गया मैं लिखना, कैन हो या कुड हो, इनके साथ नॉट आता है। सिमिलरली कैन हो या कुड हो, इनके साथ नॉट आता है, उसके बाद हेल्प आता है। अगर इसके साथ बट आ जाए तो फिर इनके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, ना कि V1 ING का। मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई, मैं रोक नहीं पाया खुद को, बस रो गया। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग, तो बट लगाएंगे तो V1, बट नहीं लगाएंगे तो V1 ING। आगे देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला तो सिंपल ही था। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर बिफोर लीविंग, तो द थीफ एंटर्ड माई हाउस। तो आई सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपकी वर्ब है। आई फॉरगॉट वॉट, क्या भूल गए आप। अब देखो फॉरगेट हो या रिमेंबर हो, इनके साथ 2 + V1 भी आ सकता है और वर्ब की ING फॉर्म भी आ सकता है। मैं आपको समझा देता हूँ, किसी वर्ब के साथ में 2 + V1 तब आता है जब एक्शन फ्यूचरिस्टिक हो, और जीरंड तब आता है जब एक्शन पहले ही हो चुका हो या साइमल्टेनियस हो। तो साइमल्टेनियस एक्शन हो या पहले से ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन हो, तो ऐसे केस में हम बेसिकली V1 ING लगाते हैं। बट अगर एक्शन ऐसा है जो आगे होगा तो हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई रिमेंबर टू मीट राधिका, इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि मैं राधिका से मिलूंगा, यानी कि अभी काम हुआ नहीं है, मैं अभी ये करूंगा, यानी कि बाद में होगा, तो फ्यूचरिस्टिक एक्शन है। बट अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि आई रिमेंबर मीटिंग राधिका, दैट मीन्स मिलने का काम हो चुका है, मुझे याद है कि मैं राधिका से मिला हूँ, आई रिमेंबर मीटिंग राधिका। ऐसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई फॉरगॉट टू मीट राधिका, इसका मतलब मैं भूल गया, क्या भूल गया, राधिका से मिलना, यानी कि मैं मिला ही नहीं।
और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई फॉरगॉट मीटिंग राधिका, इसका मतलब मैं राधिका से मिला तो था बट ये बात भूल गया। तो जो काम हो गया है उसको भूल गए तो आईएनजी, किसी काम को करना ही भूल गए तो 2+B1। अब सेंटेंस देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपकी वर्ब है, लॉकिंग आपका क्या है मेरे भाई, आगे जीरंड है। इसका मतलब है आपने लॉक तो किया है लेकिन लॉक करके भूल गए आप किस चीज को, डोर को, बिफोर लीविंग, जाने से पहले। सो द थीफ एंटर्ड माई हाउस, इसीलिए थीफ क्या करेंगे, घर में एंटर हो गए। थीफ घर में कब एंटर करेंगे, थीफ घर में कब एंटर करेंगे, जब आप लॉक करना भूल जाते हो या लॉक करके भूल जाते हो। अगर आपने लॉक कर दिया है और फिर आप इस बात को भूल जाओ कि लॉक किया है कि नहीं, कई बार होता है ना कि हम ताला लगा के तो आ जाते हैं लेकिन अचानक से ध्यान आता है लगाया था कि नहीं लगाया था, भूल जाते हैं। तो इसके साथ भी वैसा ही हुआ है, किसने ताला तो लगाया है लेकिन ताला लगा के ये भूल गया कि यार लगाया था भी या नहीं लगाया था। दैट मीन्स, इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि ताला लगाया है तो चोर नहीं घुस पाते, अगर चोर घुसे इसका मतलब है ताला लगाना भूल गया। ताला लगाना भूल गया तो लॉकिंग नहीं टू लॉक लिखेंगे। कोई काम करना ही भूल गए तो 2+V1, और काम करके भूल गए तो V1 ING। काम करना है ये बात याद है तो 2+V1, और काम कर लिया है ये बात याद है तो फिर V1 ING। राधिका लव्स टू रोड रोलर कोस्टर्स, राधिका सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, राधिका लव्स हुम, मी, मतलब राधिका लव्स व्हाट, लव का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, लव का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या आ जाएगा, टू रोड आएगा या टू राइड आएगा, आप कहोगे 2+V1 आता है इसीलिए टू राइड आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लव वर्ब है ना, इसके साथ भी आपको क्या याद रखना है, लव हो गया, हेट हो गया, प्रेफर हो गया, खास करके प्रेफर के साथ में। ठीक है, लव, लाइक, प्रेफर, हेट, इनके साथ में क्या होता है, हम इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और जीरेंड भी लगा सकते हैं। आई लव वॉचिंग मूवीज और आई लव टू वॉच मूवीज, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, लेकिन अगर लव, लाइक, हेट इन सब के साथ में वुड आ जाए, आई वुड लाइक, आई वुड लव, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर आपको सिंपल 2+V1 लिखना पड़ेगा। आई वुड लव टू वॉच अ मूवी, आई वुड प्रेफर टू वॉच अ मूवी, आई वुड प्रेफर गोइंग देयर गलत हो जाएगा, आई वुड प्रेफर टू गो देयर। ठीक है, तो अगर वुड आ जाता है तो 2+V1 आता है। तो राधिका लव्स, राधिका लव्स हम राइडिंग भी लिख सकते थे और टू राइड भी लिख सकते हैं, लेकिन टू रोड तो गलत हो जाएगा, 2+V1 होता है। और क्या राइड करना, रोलर कोस्टर्स। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द अम्यूजमेंट पार्क। नेक्स्ट देखेंगे आगे, प्लेस बता रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है ओइंग टू हिज इल हेल्थ, उसकी इल हेल्थ की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, हमने लगभग 38 क्वेश्चन करे हैं, कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को? अगर जेन्युइनली आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो अभी एक बार वीडियो पॉज करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, जो लास्ट वीडियो पे आपके आए थे लगभग 20 मिनट के करीब में, मैंने रुकवा के कमेंट के लिए बोला था, वो मेरे लिए ना सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर क्वालिटी कंटेंट देखो, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी मतलब कोई मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ना डेडिकेटेड हूँ पूरे तरीके से एक सर्विस में, कि कैसे भी करके आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे पाऊँ। तो अगर आपको कंटेंट कैसा लगा है ये एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करो भाई, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं ना तो बहुत कम क्राउड आता है, कम क्राउड आता है ना तो मोटिवेशन टूटता है। अब एक बात बताइए, जैसे आज ये वीडियो जाएगी और अगर इस पर व्यूज़ बहुत कम आए, 2000 3000 ऐसे व्यूज़ रह जाएं, तो अगली वीडियो डालने के लिए आदमी एफर्ट ज़्यादा लगा पाएगा, कम लगाएगा? आदमी लगा ही नहीं पाएगा यार, क्योंकि फिर आदमी कहेगा यार इनको तो वैसा ही कंटेंट पसंद है। तो अच्छा लग रहा है ना कंटेंट, तो इसको लोगों तक भी पहुंचाना ज़रूरी है, तभी तो यार फिर मोटिवेशन हमारे अंदर भी आता है। आप लोगों को भी तो मोटिवेशन चाहिए। रोज मॉक टेस्ट में अगर 50 नंबर आते रहे तो तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जब वो राइज दिखता है कि आज 50 थे तो अगले दिन 60 हैं, तो तभी तो मजा आता है ना। तो मतलब वी आर ऑल्सो ह्यूमन यार, वी ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, तो हमें भी चाहिए। तो इसलिए शेयर करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, उसकी इल हेल्थ की वजह से। तो ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, बी आपका मेन वर्ब है, क्योंकि बी की फॉर्म आ गई तो आगे एबल एडजेक्टिव है। टू गिव, तो एबल के साथ में 2+V1 आता है। ठीक है, टू गिव दिस एग्जामिनेशन। अब देखो एग्जामिनेशन के साथ दो वर्ब आते हैं, गिव और टेक। जब स्टूडेंट्स पेपर देते हैं तो टेक आता है, ठीक है, सो आई विल टेक दिस एग्जाम। लेकिन जब टीचर किसी को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो गिव आता है। तो यहाँ पे टीचर पेपर दे रहा है या कोई बच्चा, तो आप कहोगे कि उसकी इल हेल्थ की वजह से वो पेपर नहीं दे पाएगा, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि ही विल हैव टू लूज 1 ईयर, उसको 1 ईयर गंवानी पड़ेगी। इसका मतलब स्टूडेंट है तो गिव का नहीं टेक का यूज करेंगे।
ओके, टेक आएगा ना कि टेकन, टेक 2+V1। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। अब आपकी कुछ वर्ब होती हैं, सी हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया। इनके साथ में पता है क्या होता है सर, एक ऑब्जेक्ट आता है और फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद में दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, इधर V1 ING और सिंपल V1 बेयर इन्फिनिटिव, या फिर V1 ING। ये जो V1 आता है ये तब आता है जब हम बात करते हैं कोई कंप्लीटेड एक्शन हो और शॉर्ट एक्शन हो, तो V1 आता है। अगर आपका कोई लॉन्ग एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है जिसको पार्शियली आपने देखा है, पार्शियली देखा गया एक्शन है तो V1 ING, या रिपीटेड एक्शन है जो बार बार हो रहा है तो V1 ING। अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसको कंप्लीटली देखा गया है, सुना गया है, नोटिस करा गया है, तो फिर V1 आएगा। देखो एक बार, आई सब्जेक्ट है, आई सॉ मैंने देखा, हिम क्या करते देखा, रोड क्रॉस करते देखा। अगर आप ये कहना चाहते हो कि जहां से उसने क्रॉस करना शुरू किया और जहां तक खत्म किया पूरा देखा, तो इसका मतलब है टू क्रॉस नहीं, अकेला क्रॉस लगा दो। अगर आप ये कहना चाहते हो मैंने देखा था कि वो रोड क्रॉस कर रहा था, कभी इधर जा रहा था तो कभी इधर, फिर इधर जा रहा था तो फिर इधर, अगर रिपीटेडली ये काम कर रहा था तो आप क्या लिखोगे, क्रॉसिंग। अगर आपने वो एक्शन पार्शियली देखा है, यानी कि आपने देखा कि ये आदमी रोड तो यहाँ से है लेकिन मैंने देखा यहाँ तक तो जाते देखा था, आगे पता नहीं क्रॉस कर पाया भी था या नहीं कर पाया था, तो ऐसे केस में भी क्रॉसिंग आएगा। तो आई सॉ हिम, तो आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम आपका आगे ऑब्जेक्ट आ गया, उसके आगे वर्ब की ING फॉर्म आ गई, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग व्हाट, टू द रोड। तो क्रॉसिंग भी आ सकता है, क्रॉस भी आ सकता है। और विदाउट आपका बेसिकली क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है इसीलिए वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी, लुकिंग। लुकिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड देखे बिना। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड टू द मैनेजर बाय हिम। अब देखो जैसे ही आपने देखा कि कोई सेंटेंस की हमने किससे शुरुआत करी है, पार्टिसिपल से। व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ पार्टिसिपल, दैट मीन्स वहां पे हमें पार्टिसिपल का ना सब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। इसका आखिर का सब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, आपको ना बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं मेरे भाई। जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स लगाते हैं, चाहे वो पार्टिसिपल है, ठीक है, जो कि पार्टिसिपल यानी V1 या V1 ING, मतलब V3 या V1 ING, या आपका इन्फिनेटिव है 2+V1, या आपका इवन जीरेंड है, इनके रेफरेंस तो चाहिए ही ना हमें। अगर कोई ये अल्टीमेटली बने किससे, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, बनी तो वर्ब से, और वर्ब है यानी कि एक्शन है, और एक्शन है तो उनको परफॉर्म करने वाला कोई तो होना चाहिए। वो एग्जैक्टली उसका सब्जेक्ट नहीं होता है बट सब्जेक्ट रेफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हैविंग फिनिश्ड है तो फिनिश किसी ने तो किया होगा, किसने किया होगा, इसका रेफरेंस तो हमें चाहिए ना। अब इसके रेफरेंस के लिए दो काम किए जाते हैं, या तो इसका अलग से रेफरेंस मेंशन करें हम लोग, और अगर अलग से रेफरेंस मेंशन नहीं कर रहे हैं तो जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका रेफरेंस बन सकता है। अगर हम देखें हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड, तो अगर कोई रेफरेंस हमने मेंशन नहीं करा है तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट्स हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट्स ने खत्म किया था, आंसर इज नो। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बिकम द रेफरेंस। अगर ये रेफरेंस नहीं बन सकते ना तो किसने फिनिश करा है, तो इस पर्सन ने। तो ऐसे केस में हमें इसको रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड टू द मैनेजर बाय हिम, या तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ज्यादा लिख, ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द। समटाइम्स क्या होता है कि हम ही को डायरेक्टली लिख देते हैं, ही हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ऐसा लिखना अवॉइड करते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में, बट स्पोकन इंग्लिश में या आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश में समटाइम्स लिख देते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आफ्टर ही हैड फिनिश्ड लिख दें, ठीक है, या व्हेन ही हैड फिनिश्ड लिख दें, या वंस ही हैड फिनिश्ड लिख दें। कंजंक्शन कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू एज पर द नीड, है ना। आगे देखेंगे, अगर इसी सेंटेंस को हमने ना आगे ऐसे लिखा होता कि हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ही सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स टू द मैनेजर, तो ये सही हो जाता। बट उसके लिए हमें इसको एक्टिव में लाना पड़ेगा, और एक्टिव में लाने के लिए सी में भी चेंज होगा और बी में चेंज होगा, और हम दो पार्ट में चेंज नहीं करते, एक ही पार्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज ओवर 7500 किलोमीटर्स। तो इंडियाज कोस्ट लाइन सब्जेक्ट है, स्ट्रेचेज आपकी वर्ब है क्योंकि फैक्ट है, अब भी स्ट्रेच करती है इतना, तो फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया है। कितना स्ट्रेच करती है, फॉर ओवर 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा, ठीक है। अब क्या इसके स्ट्रेच करने का पर्पज बताना चाहते हैं, अगर पर्पज है तो टू ऑफर सही है। सबसे पहला ही सेंटेंस आया था ना, टू लीव नहीं लगाया था मैंने, क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वो पर्पज नहीं था। तो क्या
इंडिया की कोस्ट लाइन इसलिए 7500 किलोमीटर है जिससे कि वो मस्ट विजिट जो बीचेज हैं वो ऑफर कर पाए, ये इसका पर्पस थोड़ी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की कोस्ट लाइन इतना स्ट्रेच करती है और वह ऑफर करती है, तो या तो हमें लिखना चाहिए एंड ऑफर्स, जो सबसे पहला सेंटेंस था ना सेम वैसा ही एंड ऑफर्स, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेचेज है तो सिंगुलर है तो ऑफर्स लिख देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम एंड ऑफर्स ना लिख के क्या लिख सकते हैं, ऑफरिंग, इसी को क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल में। तो इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज ओवर, मतलब स्ट्रेचेज फॉर ओवर 7500 किलोमीटर्स, ऑफरिंग, ऑफरिंग व्हाट, अ प्लेथोरा, प्लेथोरा यानी बहुत सारा, किस चीज का प्लेथोरा, मस्ट विजिट बीचेस, ऐसे बीचेस जिनको जरूर विजिट किया जाना चाहिए, एंड कोस्टल डेस्टिनेशंस। तो आप कहोगे बाकी सब सही है, तो इसमें कहाँ पे एरर है आपका, आप कहोगे ऑफर वाले में, इस वाले पार्ट में एरर है। तो टू ऑफर की जगह पे या तो ऑफरिंग आएगा या एंड ऑफर्स आ जाएगा, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप इवन ये भी लिख सकते हैं विच ऑफर्स, जो कि ऑफर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने मीटिंग करी, ठीक है, सॉर्टिंग आउट द इश्यूज ऑफ एनपीएज ऑफ द बैंक। अब यहां पे क्या है मेरे भाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इस एसएससी सीपीओ टीयर 2 का क्वेश्चन है 2025 का ही, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड अ मीटिंग, वाई, पर्पज क्या था, व्हाट वाज द पर्पज, और पर्पज को बताने के लिए हमें पार्टिसिपल नहीं इन्फिनेटिव की जरूरत है, टू सॉर्ट आउट। उनका ये पर्पज था, पर्पज ये था कि सॉर्ट आउट करना है क्या, द इश्यू ऑफ एनपीएज ऑफ द बैंक। तो टू सॉर्ट आउट हो जाएगा, कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में, ठीक है। आगे देखेंगे, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, जो रश्मि सब्जेक्ट है, वॉज क्वाइट अम्यूजिंग। अब देखो अम्यूजिंग है तो एक्टिव सेंस है, अगर रश्मि अम्यूजिंग है इसका मतलब है वो लोगों को हंसाती है, और रश्मि अम्यूज्ड है इसका मतलब है वो खुद खुश है। When she heard about what had happened, जब उसने सुना कि क्या हुआ था तो लोगों को हंसाने लगी या खुद खुश थी, आपको खुद खुश थी, खुद खुश थी इसका मतलब है कि अम्यूज्ड लिखेंगे ना कि अम्यूजिंग। रश्मि वॉज बोर्ड यानी खुद बोर्ड है, रश्मि वॉज बोरिंग मतलब लोगों को बोर करती है, ठीक है। तो कौन से वाले में, इस वाले में। नेक्स्ट, आई रिग्रेट इन नोटिफाइंग, ठीक है। आई रिग्रेट, रिग्रेट टू डू समथिंग होता है या डूइंग समथिंग होता है, ठीक है। आई रिग्रेट टू नोटिफाई, मैं ये नोटिफाई करते हुए रिग्रेट करता हूँ दैट कि जो मॉडल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, जो मॉडल आप चाहते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो टू नोटिफाई आएगा, इन नोटिफाइंग नहीं आएगा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। कौन से वाला, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, इट इज इंपैरेटिव, इट इज इंपैरेटिव, इट इज इंपैरेटिव टू डू समथिंग, मैंने आपको बताया था ना इंपैरेटिव टू डू समथिंग, तो टू अंडरस्टैंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज इंपैरेटिव टू अंडरस्टैंड, इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन सब के साथ इन्फिनेटिव आता है, टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है आपको, द राइजिंग इंपॉर्टेंस, किस चीज की, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द पब्लिक सेक्टर। और क्यों इसको अंडरस्टैंड करना है, पर्पस क्या है, टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है, द एफिकेसी, किसकी एफिकेसी, एंड एफिकेसी और क्या, इम्पैक्ट, किसका, ऑफ द वर्क, कौन सा वर्क, विच इज डन, तो विच इज डन को रिड्यूस करके किसमें लिख दिया, डन में, किसके लिए किया जाता है, पर्पस क्या है, फॉर पब्लिक वेलफेयर। आपको कि बाकी सब सही है, इसका मतलब है कि पहले पार्ट में ही एरर है, सो इट इज इंपैरेटिव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, वो सेंटेंस आपको चूज करना है जिसमें एरर है। अच्छा, जैसे आज भी आपका मतलब 47 क्वेश्चन हमने, मतलब 46 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बट एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, और वो चीज़ ये है मेरे भाई कि अभी भी आरजी विक्रमजीत ऐप पे आज 25 तारीख है और 26 तारीख तक आपका ऑफर रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरी इंग्लिश को अच्छे से कवर किया जाए तो यू शुड चेक आउट माई वीओडी बैच, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, जो रिकॉर्डेड बैच है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। तो जो 699 में मिलता है वो भी 499 ऑफर में मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें एरर है, तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पेशलाइजेज, जो कि स्पेशलाइज करता है किसमें, इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस। अब देखो आपको ध्यान रखना है, ट्रीटिंग आपका क्या है, ट्रीटिंग आपका क्या है, जीरंड है, जीरंड के आगे ऑब्जेक्ट आ गया रेयर डिसीजेस, तो ऐसे केस में जीरंड के साथ द नहीं आता है। अगर जीरंड है आगे ऑब्जेक्ट ले रहा है तो इसके अंदर वर्ब की क्वालिटी आ जाती है, अगर वर्ब की क्वालिटी आ गई तो आर्टिकल नहीं आएगा फिर।
तो इन ट्रीटिंग रेयर डिसीजेज आ जाएगा, या हम कह सकते थे इन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज। तो ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर नाउन होता है, वहां पे द लग जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस। सी इज द ओनली पर्सन, वह एकमात्र व्यक्ति है, हु कैन स्पीक, जो कि स्पीक कर सकता है क्या, 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, अच्छे से 5 भाषाएं बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग, द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग, मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग किसने बनाई है, लियोनार्डो दा विंची ने, ये भी सही है। आई सॉ द मूवी, मैंने मूवी देखी, कौन सी वाली, दैट वॉन, जिसने जीता था द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। बाकी सब सही है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट की वीडियो अलग से बना दूंगा भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 48 है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। तो देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स है, ड्रिवन द डिमांड। अब देखो ड्रिवन के आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये आपका पैसिव सेंस तो दे नहीं सकता है, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी नाउन के आगे जस्ट हमने V3 लिख दिया तो वो तो पैसिव सेंस देगा, हमें यहाँ पे पैसिव सेंस की जरूरत नहीं है, हमें एक्टिव सेंस चाहिए। सो ड्रिवन की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, ड्राइविंग। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ड्राइविंग द डिमांड, या देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट ड्राइव द डिमांड। तो दैट ड्राइव को रिड्यूस करके ड्राइविंग लिख सकते हैं, ड्रिवन नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी देखो CRPF HCM में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी आगे सिंपल है, सारा का सारा पढ़ लेना एक बार आप, है ना, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया तो थोड़ा सा स्पीड अप करके इसको खत्म कर रहे हैं हम, है ना। तो द यंग बॉय ट्राई टू जर्क आउट, एक बार पूरा मतलब ब्रेक करके दिखा देता हूँ यार, आप कहोगे बड़ा सेंटेंस आया तो मास्टर साहब ने छोड़ दिया, ठीक है। सो देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, आर आपकी वर्ब है, अ फ्यू फैक्टर्स आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ड्राइविंग आपका क्या आ जाएगा, पार्टिसिपल, या तो ड्राइविंग लिखेंगे या दैट ड्राइव लिखेंगे। क्या ड्राइव कर रहे हैं, द डिमांड, ड्राइव करने का मतलब है लाना, किसी चीज को मतलब बनाना, बेसिकली जनरेट करना। फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मोस्ट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, किस चीज के लिए, मोस्ट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आगे ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट है क्योंकि फुल स्टॉप आ गया, इज आपकी वर्ब है, इज बीइंग वन, और इसके साथ में क्योंकि यहाँ पे ना हम एक टेम्पररी स्टेट दिखा रहे हैं, उनमें से ग्लोबलाइजेशन एक है, तो इसके साथ में ING फॉर्म आ सकती है, उनमें से एक कौन है, ग्लोबलाइजेशन। द डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ अ 24/7 मार्केट प्लेस, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ 24/7 मार्केट प्लेस। एंड द रैपिड एक्सपेंशन, किस चीज का रैपिड एक्सपेंशन, ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज इकोनॉमी का एक्सपेंशन, ये आपका। तो बेसिकली द डेवलपमेंट और रैपिड एक्सपेंशन ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो जाएंगे, एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। आर आपकी वर्ब है क्योंकि दो चीजों की बात कर रहे हैं, आर ऑल्सो हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट, इनका भी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट है उस पर। वैसे इसमें हमें लिखना चाहिए था ऑल्सो हैव अ ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट, बट वो हमने नहीं लिख रखा है, तो कायदे से तो हैव आना चाहिए, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरर तो एक जगह कर दिया, अब 2-3 जगह तो एरर नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा इसमें ना जैसे ये वाला जो था ना शुरुआत में, इज बीइंग वन, बीइंग वर्ब को भी जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हम, तो कायदे से तो हमें ना इसको भी नहीं लिखना चाहिए, हमें इसको भी सिंपल यही लिख देना चाहिए, इज वन, ठीक है। मे बी इसकी कुछ डायरेक्शन अलग रही होगी, जहाँ पे हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी एरर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। तो सर्विसेज इकोनॉमी आर ऑल्सो हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट, तो जनरली हैव होना चाहिए, कोई इफेक्ट अगर रखती हैं तो वो आपका एक मतलब अगर इफेक्ट टेम्परेरी आप मान रहे हो सिर्फ इस टाइम पे तो हैविंग चल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन जो है उसमें ड्राइविंग कर रखा है और आगे इज भी कर रखा है, बीइंग हटा रखा है, तो ये आपका ऑप्शन है जो करेक्ट करके दे रखा है, द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट प्लेस एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सर्विसेज इकोनॉमी आर ऑल्सो हैविंग, तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करा है, तो वही वाला है, इसमें बीइंग भी नहीं आएगा और वहाँ पे ड्राइविंग आ जाएगा, है ना। तो क्या रखते हैं, तो हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट, किस पे रखते हैं, तो ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द वर्क प्लेस। रिक्वायरिंग, अब देखो ये क्या है, आपका पार्टिसिपल है, तो विच रिक्वायर्स लिखो या रिक्वायरिंग लिख लो। विच रिक्वायर, क्या रिक्वायर, किसको रिक्वायर करता है, ऑर्गेनाइजेशन, तो रिक्वायर का ऑब्जेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को की क्या रिक्वायरमेंट है, तो टू थिंक हाउ, हाउ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिएटिवली, क्रिएटिवली किस चीज के बारे में, तो अबाउट प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हाउ दे कैन बेस्ट ऑर्गेनाइज, वो बेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किस चीज को, तो जॉब्स ऑब्जेक्ट है एंड वर्क। टू रिस्पॉन्ड, इसका पर्पस क्या होगा कि रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टू एक प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंक्रीजिंगली डाइवर्स एंड डिमांडिंग कस्टमर बेस। तो थोड़ा बड़ा सेंटेंस है बट इसमें एरर वहीं पे था, बाकी हैविंग वाला भी एरर इसमें होना चाहिए कायदे से। क्वेश्चन नंबर 49 है, द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगन। अब देखो यहाँ पे भी देखेंगे, तो द यंग बॉय आपका सब्जेक्ट है, ट्राइड आपकी वर्ब है, ट्राइड है यानी कि V2 है, ट्राइड वॉट, टू जर्क आउट ऑफ द वे, वे से हटने का, बट सी ग्रैब्ड हिम, उसने उसको ग्रैब कर लिया, एंड बिगन यानी कि ये क्या V2 है, बिगन वॉट, रविंग,
किस चीज को रब करना शुरू किया, द टिप ऑफ हिज नोज, ठीक है, टू टिप ऑफ द नोज, क्यों, टू गेट द स्टेन ऑफ, जो स्टेन था उसको हटाने के लिए। तो नो एरर आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगन रबिंग द टॉप, ठीक है। तो उसने शुरू कर दिया रब करना उसकी टिप ऑफ नोज, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। सो द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाई, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, द रिडक्शन सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, द कॉस्ट उसका ऑब्जेक्ट है, किस चीज की कॉस्ट, तो ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एजुकेशन, ड्यू टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्रीज, और किस चीज में इंक्रीज, तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सब्सिडीज। कौन सी सब्सिडीज, जो कि ऑफर की जाती हैं, सब्सिडीज विच आर ऑफर्ड, तो विच आर ऑफर्ड को रिड्यूस करके सिर्फ ऑफर नहीं लिखेंगे, V3 लिखना पड़ेगा, तो ऑफर्ड बाई, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, किसके द्वारा ऑफर की जाती है, गवर्नमेंट। तो रिडक्शन जो सब्जेक्ट था उसके लिए वर्ब आ गई इज। ऑल्सो सीन, उसको भी देखा जाता है, किसमें, कैसे देखा जा रहा है, एज अ रीजन, एक रीजन के रूप में। किस चीज का रीजन है, टू गेट मोर एजुकेटेड, जिससे कि ज्यादा एजुकेटेड हमें मिल पा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50, जो कि ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन था। बाकी ये आपका VOD बैच, अगर आप इस वीडियो को 25 और 26 तारीख में देख रहे हैं जून में, तो इस पर ऑफर चल रहा होगा, तो ऑफर का फायदा उठाइए। 499 रुपये में आपको करंटली ये बैच मिल पा रहा है। अगर ये डेट निकल चुकी है तो ये 699 में मिल पाएगा। बढ़िया भाई, सॉलिड कंटेंट है, आपको पढ़ाने का तरीका आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो पता ही होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेंटरशिप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं हमेशा बताते रहता हूँ, अपनी तरफ से मुझे जितना बेस्ट बन पाता है वो करता हूँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। बाकी मैं आपको एक चीज़ जो और रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी मेरे से पढ़ सकते हैं, ये भी RG विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। ये नॉर्मली 999 में, अगर आप इसको ऑफर के टाइम पे देख रहे हो वीडियो को, तो अभी आप इसको 300 रुपये के पूरे डिस्काउंट के साथ 699 में ले सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। बाकी मेरे भाई, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को हाईली कि हमारे कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके पास संजीवनी बुक होनी चाहिए वोकैबुलरी के लिए, और ग्रामर रिवीजन के लिए रामबाण बुक, कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें आपके लिए मोर देन इनफ है, इसके अलग इधर उधर भटकने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास में जरूर होनी चाहिए। बाकी वी आर प्लानिंग समथिंग, और वी आर प्लानिंग समथिंग बिग, और वो क्या है कि ये जो आपकी क्लास चल रही है इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने का हमने सोचा है। तो बहुत जल्दी आपको जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनके हैंड रिटन नोट्स मिलने लगेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। तो आज के आज और अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान करते हैं, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।